अगली हेडिंग की बात करते हैं जिसका नाम है फ्लेम। फ्लेम मतलब कि लौ। आप जैसे मोमबत्ती जलाते हो, जैसे मान चलो ये मोमबत्ती है, इस मोमबत्ती पर जो हमें चमकता हुआ पार्ट, जो लौ जो नज़र आती है, हमें लपट जो नज़र आती है आग की, जो लौ है एक्चुअल में, उसको हम फ्लेम कहते हैं। सामान्य भाषा में उसको हम फ्लेम कहते हैं। और वैसे अगर हम समझने का प्रयास करें तो यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, आप देख पा रहे हैं। फ्लेम एक एक्चुअल में एक विजिबल और एक गैसियस पार्ट होता है किसी भी फायर का। जो आग जल रही है उसमें जो लपटें निकलती हैं, उसमें जो लौ निकलती है, वो क्या है? एक्चुअल में गैसियस पार्ट है, एक विजिबल जो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक विजिबल गैसियस पार्ट, वो क्या होता है? फ्लेम होता है। आगे लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं आप, द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम। ऐसे सब्सटेंस, ऐसे चीजें जो जलने के दौरान, जैसे जब उनको जलाते हैं तो जलने के दौरान वो वेपराइज होते हैं। वेपराइज मतलब वो गैसीय अवस्था में पहुंच जाते हैं, भाप बन करके उड़ते हैं। उस भाप को ही एक्चुअल में हम क्या कहते हैं? फ्लेम कहते हैं। आपको डेफिनेशन समझ में आ गई? जैसे एग्जाम्पल भी आप समझ सकते हैं, कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल जब हम जलाते हैं तो उसमें से भी फ्लेम निकलती है। ठीक है, एक ल्यूमिनियस पार्ट, एक चमकता हुआ पार्ट हमें नजर आता है। जैसे वैक्स मतलब कि मोमबत्ती जलाते हैं तो भी हमें एक वैक्स, एक गैसियस पार्ट हमें नजर आता है। ठीक है, तो लेकिन चारकोल है, वो भी कार्बन से बनी हुई चीज है। चारकोल को जब हम जलाते हैं तो चारकोल में से ऐसी कोई फ्लेम हमें नजर नहीं आती। भाई नॉर्मली हम देखते हैं तो चारकोल में से ऐसी कोई फ्लेम नजर नहीं आती। तो ये जरूरी नहीं कि हर एक सब्सटेंस या हर एक मटेरियल फ्लेम जो है वो दे। ठीक है, ऐसा संभव नहीं है। अब एक छोटी सी बात मैं आपको और थोड़ी सी बताना चाहूंगा। देखिए, एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, आप डायग्राम पे नजर डालिए। इसमें क्या होता है, कैंडल की एक फ्लेम में हम क्या करते हैं, एक कांच की स्लाइड को, कांच का छोटा सा टुकड़ा होता है स्लाइड, उस स्लाइड को हम लेके जाते हैं उसके ल्यूमिनस पार्ट में, बीचों बीच में से। ठीक है, जहां उसकी जो लौ निकलती है, जो फ्लेम होती है, उस फ्लेम के बीच में ऐसे लेके रखते हैं, उसको 10 सेकंड के लिए रखते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। हम देखते हैं कांच पे जो स्लाइड है, कांच की जो ग्लास स्लाइड है, उस स्लाइड के ऊपर एक ब्लैक कलर की रिंग बन जाती है, मतलब कि एक ब्लैक कलर का स्पॉट सा बन जाता है। ठीक है, देखा होगा आपने। क्या होता है वो एक्चुअल में? ऐसा क्यों हुआ? वो एक्चुअल में अनबर्न्ड कार्बन है, ऐसा कार्बन जो जल नहीं पाया, ऐसा कार्बन जो कंप्लीटली कंबशन उसका नहीं हो पाया है, इसलिए अनबर्न्ड जो कार्बन है वो क्या करता है, वो ब्लैक कलर की रिंग बना देता है, ब्लैक कलर डिपॉजिट कर देता है, मतलब कि एक प्रकार का धुआं जमा देता है उसके ऊपर। ठीक है, दूसरी बात आप देखिए, दूसरा प्रैक्टिकल हम देखते हैं। इसमें क्या है, हमने कॉपर के वायर को लिया हुआ है और कॉपर के वायर को, जो फ्लेम का ऊपरी हिस्सा है बिल्कुल, उस ऊपरी हिस्से के बीच में से हमने उसको थोड़ा बाहर की तरफ निकाला है। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं। आप देखते हैं जो पार्ट हमने फ्लेम के ऊपर रखा है कॉपर का, वो थोड़ी ही देर में रेड हो जाता है बिल्कुल। जैसे आप देखते हैं जो लोहे की जो सरिया होता है, लोहे का कोई भी रॉड, ठीक है, आयरन रॉड कोई भी, जब लोहे की रॉड को बहुत टाइम तक, बहुत देर तक हम आग में रखते हैं तो बिल्कुल लाल कलर का हो जाता है। ऐसे ये कॉपर वायर भी रेड हो जाता है। इससे क्या समझे आप? इससे ये बात समझ में आई कि फ्लेम का जो ऊपरी हिस्सा है वो सबसे ज्यादा हॉट होता है, सबसे ज्यादा गर्म होता है। फ्लेम का जो नीचे वाला हिस्सा है वो सबसे कम हॉट होता है, क्योंकि वहां पर कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता है। अब आप ये वाला डायग्राम देखिए। इस वाले डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, आप ये फ्लेम की स्ट्रक्चर को इसमें रिप्रेजेंट किया हुआ है, सही मायने में। इसमें क्या है देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है इस डायग्राम में, जो फ्लेम का सबसे ऊपरी हिस्सा है, सबसे ऊपरी हिस्सा वो सबसे हॉटेस्ट है, सबसे ज्यादा गर्म होता है। जो बीच वाला जो पार्ट है, बीच वाला, वो मॉडरेट हॉट होता है। मॉडरेट हॉट मतलब मध्यम हल्का, ना ज्यादा हल्का, ना ज्यादा, मतलब ना ज्यादा गर्म, ना ज्यादा ठंडा, बीच का सा गर्म होता है। जो सबसे नीचे का पार्ट दिया हुआ है, जहां मोमबत्ती का धागा होता है, वहां हमने ये सबसे लीस्ट हॉट होता है, मतलब कि सबसे कम गर्म होता है ये वाला पार्ट।
ठीक है, अब फ्लेम को आगे बताया, फ्लेम का जो आउटर जोन है, आउटर जोन दैट इज कंप्लीटली कंबस्टेड, जिसमें कंप्लीट कंबशन हुआ है, जो कंप्लीटली जला है, वो ब्लू कलर का होता है। उसका रंग कैसा होता है? नीला रंग होता है। बीच वाले पार्ट को मिडिल जोन बोलते हैं, यहां पार्शियल कंबशन होता है, मतलब कि कंबशन कंप्लीटली नहीं हो पाता, मतलब आंशिक रूप से इसमें कंबशन होता है, ये येलो कलर का होता है। सबसे नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम इनरमोस्ट पार्ट बोलते हैं, दैट इज अनबर्न्ड कार्बन, ये ब्लैक कलर का होता है। याद कीजिए, मैंने 2 प्रैक्टिकल अभी आपको बताए। एक में हम क्या करते हैं, सबसे जो ल्यूमिनियस पार्ट है उसमें हम एक ग्लास की स्लाइड ले जाते थे, तो 10 सेकंड के लिए, उसके बाद जैसे हम स्लाइड को हटाते हैं तो वहाँ ब्लैक कलर का स्पॉट जम जाता है। ये ब्लैक कलर का स्पॉट क्या है? ये अनबर्न्ड कार्बन है। दूसरी आपने देखा कि जो हम आउटर जोन में जो लेके गए सबसे ऊपर, वहाँ थोड़ी ही देर में कॉपर का जो वायर था वो रेड कलर का हो गया था, बिल्कुल गर्म हो गया था। क्यों? क्योंकि ये पार्ट सबसे ज़्यादा हॉट होता है। अब हम बात करते हैं फ्यूल के बारे में। फ्यूल मतलब कि ईंधन, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको जला करके, जिसको बर्न करके हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें, किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में, वही फ्यूल कहलाता है। वो हो सकता है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में हो, या फिर वो हो सकता है हीट एनर्जी की फॉर्म में हो। कहने का मतलब जिस चीज़ को जला करके हम एनर्जी ले सकें उसको हम फ्यूल कहते हैं। फ्यूल के एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, काऊ डंग से लेकर के डीजल पेट्रोल तक, कोल तक, बहुत सारी चीज़ें जो हैं फ्यूल के रूप में हम कंसिडर कर सकते हैं। तो एक्चुअल में अगर हम एक परिभाषिक तौर पे हम बात करें कि फ्यूल की डेफिनेशन क्या होगी, तो यहाँ लिखी हुई है, आप देख सकते हैं हेडिंग में। फ्यूल क्या होगा? एनी सब्सटेंस दैट कैन प्रोवाइड हीट एंड प्रोड्यूस एनर्जी व्हेन इट इज बर्न, मतलब कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको जब हम जलाते हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करे और वो एनर्जी प्रोड्यूस करे, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? फ्यूल कहते हैं। सामान्य सी बातें। एग्जाम्पल वुड, काउडंग, पेट्रोल, डीजल एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। एक अच्छा फ्यूल क्या होगा? एक आइडियल फ्यूल किसको बोलेंगे? जैसे हम नॉर्मली हम कहते हैं कि भाई एक आदर्श व्यक्ति कौन है, एक आइडियल मैन कौन है, या एक आइडियल पर्सन कौन है? हम कहेंगे भाई जो ईमानदार हो, जो सच बोलता हो, जो समय का पाबंद हो, मतलब जिसके अंदर सारी खूबियां हो, सारी अच्छी बातें हों। तो ऐसे ही आइडियल फ्यूल हम किसको कहेंगे? एक आदर्श ईंधन किसको कहेंगे? एक आइडियल फ्यूल की प्रॉपर्टीज, जो गुण होने चाहिए वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। वो आइडियल फ्यूल वो होगा जो रेडीली अवेलेबल हो, इजीली अवेलेबल हो जाए आराम से, ठीक है, जिसको हमें ढूंढने में मशक्कत ना करनी पड़े, इजीली हमें अवेलेबल हो जाए। जो चीप हो, जो सस्ता हो, ज़्यादा महंगा नहीं हो, और जो दैट कैन बर्न इजीली इन एयर, जो एयर की प्रेजेंस में आसानी से जल जाए। ऐसा नहीं कि वो जल ही नहीं रहा, जब जलेगा ही नहीं तो वो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करेगा, उसका फ़ायदा ही क्या, ठीक है। हमें जलाने के लिए ईंधन चाहिए। जैसे कि लकड़ियाँ बरसात के टाइम पे जब गीली हो जाती हैं तो लकड़ियाँ जलती नहीं हैं, उस समय बड़ी दिक्कत होती है जलाने में। तो हमें ऐसा ईंधन नहीं चाहिए जो जले नहीं, हमें ऐसा चाहिए जो जल जाए आसानी से, जो हमें एनर्जी दे सके। आगे लिखा हुआ है प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, एक ऐसा ईंधन जो भारी मात्रा में हीट प्रोड्यूस करे, क्योंकि हमारा अल्टीमेटली जो मकसद है, जो टारगेट है फ्यूल का, वो क्या है? वो है हीट प्रोड्यूस करना, एनर्जी प्रोड्यूस करना। आगे लिखा हुआ है यहाँ डज नॉट लीव बिहाइंड अनडिजायरेबल मैटर, जो जलने के बाद में अननेसेसरी अनडिजायरेबल मटेरियल को ना छोड़े। जैसे कि राख वगैरह बनती है, ठीक है, तो जो जलने के बाद राख, जो बहुत ज़्यादा राख देते हैं, इसका मतलब ये है कि वो ढंग से जला नहीं है, ठीक है। जो इजीली जल जाएगा तो वो कम राख देगा, कम अनडिजायरेबल सब्सटेंस हमें देगा। तो ये सारे जो गुण हैं एक अच्छे ईंधन के। अब नेक्स्ट हेडिंग की तरफ मूव करते हैं। अगली हेडिंग फ्यूल के बाद में हम पढ़ते हैं फ्यूल एफिशिएंसी, मतलब कि किसी भी फ्यूल की एफिशिएंसी क्या होगी, उसकी दक्षता क्या होगी, कितना वो फ्यूल सक्षम है हीट प्रोड्यूस करने में, ये फ्यूल एफिशिएंसी है। जैसे कि मान के चलो आपको एक काम दिया जाए कि फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए कि भाई 1 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं, टोटल 200 क्वेश्चन दिए जाएं। अब एक क्लास में 10 बच्चे हैं, किसी ने 200 में से 150 क्वेश्चन किए, किसी ने 160 क्वेश्चन किए, किसी ने 180 क्वेश्चन किए। तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी है? आप कहोगे सर जिसने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, जिसने ज़्यादा क्वेश्चन सही से सॉल्व किए हैं। जैसे कि 180 वाला जो बच्चा है तो वो ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में,
एक पर्टिकुलर जो सिनेरियो उसको दिया गया है उसमें। ऐसी ही एक फ्यूल की एफिशिएंसी होती है, एक ईंधन की दक्षता होती है। फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब क्या है, हेडिंग आप पढ़िए, आपको हेडिंग नजर आई, फ्यूल एफिशिएंसी, ठीक है। लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल, कि 1 किलोग्राम फ्यूल को हम जब बर्न करते हैं, 1 किलोग्राम फ्यूल कुछ भी ले सकते हैं आप, 1 किलोग्राम पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी, काउडंग केक, कुछ भी आपने 1 किलोग्राम लिया, उसको आपने बर्न किया, कंप्लीटली कंबशन कराया, मतलब कि कंप्लीटली जलाया उसको। तो कंप्लीटली जलाने के बाद में 1 किलो ईंधन में से कितनी अमाउंट हीट की निकली, उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। एक्चुअल में दिस इज द फ्यूल एफिशिएंसी। आपको मतलब समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है। 1 किलोग्राम ईंधन को जलाने से कितनी मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट प्रोड्यूस होने वाली मात्रा को ही हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू या फिर उसको फ्यूल एफिशिएंसी। इसकी यूनिट क्या है, यूनिट देखिए, यूनिट इसकी दी हुई है किलो जूल पर केजी, मतलब कि 1 केजी ईंधन को हम जलाएंगे तो कितना किलो जूल हमें एनर्जी मिलेगी या फिर कितना किलो जूल हमें हीट हमें जो है मिलेगी, उसी को हम क्या बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। कितनी कैलोरीज जो हैं वो हमें मिली है, कितना हमें, उसको बोलते हैं हमें फ्यूल एफिशिएंसी बोलते हैं। बात क्लियर हो गई आपको? फ्यूल एफिशिएंसी आपको क्लियर समझ में आया? यहाँ एक टेबल दी हुई है, उसमें लिखा हुआ है, जिसमें कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है डिफरेंट फ्यूल्स की, अलग अलग जो फ्यूल्स होते हैं उनकी अलग अलग वैल्यूज दी हुई हैं। आप देख पा रहे हैं पहले काउडंग केक जो होता है, 1 किलो काउडंग केक, मतलब कि 1 केजी जब हम गोबर के बने हुए उपले 1 किलोग्राम हमने वेट कर लिया, उसको हम जलाते हैं तो उससे लगभग 6000 से 8000 किलो जूल पर केजी जो है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू आती है, इससे इतनी अमाउंट में हीट निकलती है, ठीक है। उसके बाद वुड, लकड़ियाँ, उससे 17K से इसमें क्या है 17,000 से 22,000 तक की जो है हीट निकलती है इसमें से, इसकी ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। आगे कोयला जिससे 25,000 से 33,000 तक, उसके बाद पेट्रोल जिसमें से 45,000, डीजल भी 45,000, दोनों में सेम है, डीजल और पेट्रोल दोनों का सेम वैल्यू दी हुई है। उसके बाद मीथेन गैस और सीएनजी गैस, दोनों ही में से 50,000 जो है वो वैल्यू दी हुई है। उसके बाद एलपीजी जो हम घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है, खाना पकाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, वो उससे लगभग 55,000 जो है वो कैलोरीफिक वैल्यू जो उसकी दी हुई है। बायोगैस 35,000 से 40,000। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी हाइड्रोजन गैस की है, जिसमें लगभग 1,50,000 1,50,000 उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। एलपीजी की भी बाकी सबकी कंपैरिजन देखी जाए तो काफ़ी अच्छी है, 55,000। आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी किसकी है तो ध्यान रखेंगे हाइड्रोजन की, ठीक है। हाइड्रोजन जो फ्यूल है उसकी सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर दी हुई है। इतनी बात आपको समझ में आई? ये आपको एक बेसिक नज़र मारनी है, ये रटने वाली चीज़ नहीं है, नहीं आपको ये जो टेबल है वो याद करना है। सबसे ज़्यादा जो है आपको ध्यान रखनी है भी सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की है कैलोरीफिक वैल्यू या फिर फ्यूल एफिशिएंसी। बात समझ में आई आपको? इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद में हम नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो दी हुई है, नेक्स्ट हेडिंग में लिखा हुआ है कि जब फ्यूल जो हम बर्न करते हैं, फ्यूल जो कि हम कंबशन करते हैं, जो हम दैनिक जीवन में जो हम ईंधन हम यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ तो कर रहे हैं, हमारे लिए फ़ायदा तो है, लेकिन उस फायदे के साथ साथ बहुत सारे उसके नुकसान भी हैं। तो कहने का मतलब कौन कौन से फ़ायदे हैं हमने ये तो जान चुके हैं हम लोग। अब हम फ़ायदे के साथ साथ नुकसान की बात करते हैं। जब हम फ्यूल का हम कंबशन करते हैं, जब हम फ्यूल्स को जलाते हैं तो उससे कौन कौन से नुकसान हैं। देखिए बहुत ही आसान और सामान्य सी ये बातें हैं, पॉइंट वाइज आप समझते रहो। पहली चीज़, फर्स्ट पॉइंट में क्या है, जब भी हम किसी फ्यूल का कंबशन करते हैं तो उसमें से कुछ मात्रा कार्बन की जो कि अनबर्न रह जाती है, जो कि बर्न नहीं हो पाती, मतलब कि अधजली उसको कह सकते हो या बिना जला हुआ कार्बन बच जाता है, और वो कार्बन हमारे वातावरण में एक पॉल्यूटेंट के रूप में, एक पॉल्यूशन करने वाले फैक्टर के रूप में चला जाता है और हमें कहीं ना कहीं बहुत सारी डिजीज़ कॉज करता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिजीज़, जैसे कि अस्थमा, ठीक है। दूसरी बात,
एक ये होता है जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो फ्यूल जब कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाता, उस केस में एक गैस उसमें से निकलती है जिसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक्चुअल में एक पॉइजनस गैस है, एक जहरीली गैस है जो कि बड़ी खतरनाक है हमारे लिए। ठीक है, अगली बात जानिए। अगली बात ये है, फ्यूल का जब कंबशन होता है तो उसमें से एक गैस रिलीज होती है, क्योंकि आप जानते हैं फ्यूल जो होता है उसमें मेनली कार्बन होता है, वो कार्बन ही बर्न होता है जिससे एनर्जी मिलती है। तो गैस रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड आजकल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो रही है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जाकर के एक ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है इसको हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे विस्तृत रूप से ढंग से। ग्लोबल वार्मिंग को आप यूँ समझिए कि पूरा दुनिया, पूरा विश्व है, पूरी दुनिया में गर्मी बढ़ा रही है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अगली बात ये है कि जब फ्यूल्स जलते हैं, इन फ्यूल्स के जलने के साथ साथ में तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती है, इसके साथ साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के भी कुछ ऑक्साइड से रिलीज होते हैं। और ये सल्फर के ऑक्साइड वगैरह ये क्या करते हैं, ऊपर पहुंचते हैं आसमान में और वहाँ ये पानी के साथ रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके ये एसिड बना लेते हैं और वहाँ पानी में एसिड मिल जाता है। तो जब बारिश होती है तो वो पानी शुद्ध नहीं होता, वो एसिड वाला पानी आता है यहाँ। मतलब कि जो बारिश है वो एसिड वाली बारिश हो रही है, वो अम्ल वाली वर्षा हो रही है, उसको बोलते हैं एसिड रेन। एक परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा इसका, ताजमहल। ठीक है, आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं यहाँ, ताजमहल की जो पत्थर है वो येलो कलर का पड़ गया। क्यों पड़ गया? क्योंकि एसिड रेन की वजह से, क्योंकि अम्ल वाला पानी जब इसके ऊपर गिरा, एसिड वाला जब वाटर इसके ऊपर गिरा, वो रेन गिरी, तो इसने इस पत्थर के साथ में रिएक्शन करके उसको येलोइश कर दिया। सफ़ेद कलर जो है वो पीले कलर में बदल गया है। तो ये जो चैप्टर था हमारा ओवरऑल, ये सारी बातें हमने आज पढ़ी। किसके रिगार्डिंग हमने ये पढ़ी हैं सारी बातें? फ्यूल और कंबशन के बारे में, फ्लेम के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें। तो ये चैप्टर इसी टॉपिक के साथ साथ अपना कंप्लीट होता है। इससे संबंधित आपको कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं आप, या आप डीएम भी कर सकते हैं। ठीक है।